देखो, आज हम कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक, मेनली इसमें आपके कंप्यूटर की पीढ़ियां भी शामिल होती हैं, जो हमने देखा हुआ था। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखो, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण अगर देखते हैं तो उसके कंप्यूटर के विकास के आधार पर, है ना, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। ठीक, यानी कंप्यूटर का अगर हार्डवेयर देखते हैं, है ना, तो उसके आधार पर कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955, फिर 1955 से 1965, 1965 से 1975, 75 से 90, है ना, और 90 से फिर क्या बोलते हैं, अब तक जो है वो 5वीं पीढ़ी है। अब देखो, कार्य पद्धति के आधार पर हम कंप्यूटर को 3 श्रेणियों में बांटते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, कौन कौन सा? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। और देखो, आकार व क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को हम 4 श्रेणी में बांटते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत पीसी, नोटबुक, वर्क स्टेशन और पॉम टॉप आते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में है आपको? ठीक, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, कल मैंने परसों जो क्लास लिया था उसमें मैं बताया था कि हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। ठीक, तो पहली पीढ़ी में हमने हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली का प्रयोग किया। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में आईसी, जिसे इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं, ठीक, उसका प्रयोग किया। ठीक, और चतुर्थ पीढ़ी में आईसी का स्थान और उससे छोटे जो चिप्स होते थे, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, उन्होंने लिया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का दौर, जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होते थे वो और छोटे हुआ करते थे। ठीक, अब देखना, इसके बाद भंडारण क्षमता में सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड या पेपर टेप का प्रयोग होता था स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए। फिर चुंबकीय मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा। फिर इन चुंबकीय मेमोरी में वृद्धि भी हुई। ठीक, इसके बाद सेमीकंडक्टर चिप्स या मेमोरी आने लगे। ठीक, चौथी पीढ़ी में तो चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी या रैम का प्रयोग हुआ कंप्यूटर्स में। ठीक, किसका प्रयोग हुआ? रैम का प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में। और आपका 5वीं पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से होते हैं? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। ठीक, ये सब क्या है? आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं। इसके अलावा वर्चुअल डिस्क, इसके अलावा वर्चुअल मेमोरीज जैसे क्लाउड स्टोरेज। ठीक, है ना, ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? आपको दिखता तो नहीं है, ठीक, लेकिन आपकी जो डाटा होते हैं वो किसी अननोन सोर्स पर सेव होते रहते हैं, है ना, और आप जब भी उन्हें डाउनलोड करना चाहें उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लाउड जो होता है, ठीक, बादल नहीं होते हैं आसमान पर, ये एक अननोन क्या होते हैं? सर्वर्स होते हैं। ठीक, जो एक प्रॉपर जगह पर, है ना, इनके लिए हार्डवेयर डिवाइस की आवश्यकता होती है। आप अगर कोई चीज इंटरनेट पर या क्लाउड पर सेव करते हैं तो कहीं वो जाके सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, जिस भी कंपनी के क्लाउड होते हैं, उन क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उन पर जाके सेव
होते हैं और क्लाउड स्टोरेज डिवाइस डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। और जब भी आप उस जानकारी को वापस मांगना चाहते हैं, उससे वापस प्राप्त करना चाहते हैं उस क्लाउड स्टोरेज से, तो आप इंटरनेट पर फिर से लॉगिन करके उस क्लाउड स्टोरेज से उस डाटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आपको भले ही नजर नहीं आता कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस क्लाउड स्टोरेज, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं हार्डवेयर के रूप में कहीं अन्य जगह। ठीक, अब देखो गति के आधार पर गति के आधार पर सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो मिली सेकंड में गणना करता था। क्या? मिली सेकंड में गणना करता था। और 1 मिली सेकंड बराबर होता है 10⁻³ ठीक, तो 1 मिली सेकंड बराबर कितना होता है? 10⁻³ ठीक, आपको पूछ सकते हैं। फिर प्रथम पीढ़ी में मिली सेकंड में गणनाएं होती थी, द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर की गति बढ़ी और कंप्यूटर की गणनाएं माइक्रो सेकंड में होने लगी। और माइक्रो सेकंड याद रखना 10⁻⁶ हो जाएगा। कितना? 10⁻⁶। ठीक, माइक्रो सेकंड में 10⁻⁶, यानी सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। कितना? सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 माइक्रो सेकंड कहलाता है। ठीक, फिर जो तृतीय पीढ़ी है उसमें जो गणनाएं हैं वो नैनो सेकंड में होने लगी। ठीक, नैनो सेकंड में 10⁻⁹ ये पूछता है। ठीक, तो नैनो सेकंड में जो गणनाएं होती हैं 10⁻⁹ में होती हैं। ठीक, फिर जो गणनाएं हैं चतुर्थ पीढ़ी में पिको सेकंड में 10⁻⁻12। ठीक, 10⁻⁻12 ये पिको सेकंड में गणना है। ठीक, और जो पांचवा जनरेशन था वो था सुपर कंप्यूटर का। और कंप्यूटर जो हैं वो फ्लॉप्स में गणना करने लगे, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक, 1 टेराफ्लॉप्स है ना, इस तरह गणनाएं करने लगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रोग्रामिंग भाषा क्या क्या रही। पहली पीढ़ी में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया। क्या? पहली पीढ़ी में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया गया, जिसमें मशीनी भाषा का प्रयोग होता था जो बाइनरी फॉर्म में होते थे। कौन से फॉर्म में? बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में होते थे। ठीक, सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेजेस में असेंबली जो लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, उसका प्रयोग किया गया। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते थे वे निमोनिक कोड का प्रयोग करते थे। ठीक, और ये निमोनिक कोड का प्रयोग करते थे जिससे जो प्रोग्रामिंग थी वो आसान हो जाती थी। ठीक, और असेंबली भाषा के जनक हैं ग्रेस हार्पर, याद रखना। कौन? ग्रेस हार्पर। ठीक, इसके अलावा फोर्ट्रॉन, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक, वो भी द्वितीय पीढ़ी में आया। हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी, फोर्ट्रॉन। ठीक, और आपका फोर्ट्रॉन हाई लेवल लैंग्वेज है। और कोबाल। ठीक, कोबाल भी, जिसे क्या बोलते हैं? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, कोबॉल। ठीक, इसका भी प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया। ठीक, तृतीय पीढ़ी में इसका स्थान बेसिक, पास्कर और PL1 ने ले लिया। ठीक, बेसिक का अर्थ क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस लैंग्वेज। ठीक, बेसिक। ठीक, फिर चतुर्थ पीढ़ी में यूनिक्स और सी भाषाओं का जन्म हुआ। ठीक, पंचम पीढ़ी में C++, सी हैशटैग, विजुअल बेसिक, इस तरह की क्या जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका जन्म हुआ। ठीक, फिर अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते थे। आपको क्वेश्चंस हर अलग अलग जगह पूछता है ना। तो देखिए जो पहली पीढ़ी है उसमें तो मशीनी भाषा का प्रयोग होता था, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग नहीं होता था। ठीक, किसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक, जो दूसरा जनरेशन जो है ना, कंप्यूटर के विकास में जो दूसरा जनरेशन है, ठीक, उसमें आपकी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग होने लगा। क्या? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक,
तो आपको पूछेगा कि किस जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ, ठीक, तो वो था आपका सेकेंड जनरेशन। ठीक, समझ में आया। फिर जो तीसरी जनरेशन है, ठीक, उसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग होने लगा। किसका? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तीसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग होती थी। अभी टाइम शेयरिंग क्या है कि किसी भी चीज को करने के लिए, है ना, जो टाइम लिया जाता है ना, वो टाइम एक, जैसे बाय द वे एक प्रोग्राम है, ठीक, वो एक, तो देखो क्या, जो चौथी पीढ़ी थी वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड थी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्राफिक्स के आधार पर क्या ऑपरेशन जो करना है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक, तो पीसी में जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, है ना, आपको ये भी पूछेगा कि पीसी का दौर कौन था, है ना, पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से दौर के कंप्यूटर्स हैं, तो तीसरी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर्स आए, याद रखना। ठीक, तीसरी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर्स आए, चौथी पीढ़ी में उनका ग्राफिक्स के आधार पर आने लग गए। ठीक, और ग्राफिकल कंप्यूटर्स में मल्टीटास्किंग होने लगे। ठीक, यानी एक ही समय पर विभिन्न कार्य होने लगे। यानी एक तरफ आप यूट्यूब भी खोले हैं, एक तरफ आप कैलकुलेटर चला रहे हैं, एक तरफ आप इंटरनेट चला रहे हैं। ठीक, तो इस तरह के मल्टीटास्किंग वर्क, यानी एक ही समय पर विभिन्न तरह के कार्य करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक, तो जो चौथी पीढ़ी है उसमें एम एस डॉस सॉफ्टवेयर, है ना, विंडोज सॉफ्टवेयर, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या सॉफ्टवेयर आने लगे। ठीक, फिर जो पंचम पीढ़ी है वो पैरेलल प्रोसेसिंग का दौर था। ठीक, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक ही समय पर विभिन्न तरह की, अलग अलग तरह की क्या गणनाएं करना, है ना, एक ही समय पर। अब कैसे एक ही समय पर? जैसे एक क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें एक सीपीयू होता है, लेकिन जो एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वो बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो जब अलग अलग एलयू होते हैं उनमें हर एलयू का कार्य अलग अलग होता है। ठीक, और हर एलयू का कार्य अलग अलग होता है, तो उसमें हर टाइप की, यानी अपनी अपनी क्रियाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं हर एलयू में। एक एलयू में अगर एड्रेस का काम चल रहा है तो दूसरे एलयू में अकाउंटिंग का कार्य चल रहा है, तीसरे एलयू में अगर क्या बोलते हैं कैलकुलेशन का कार्य चल रहा है। ठीक, तो एक ही समय पर अलग अलग एलयूज में क्या अलग अलग कार्य या गणनाएं चल रही हैं, तो इसलिए इसको एक ही समानांतर समानांतर प्रोसेसिंग कहते हैं या पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, तो आपको बस इतना ही पूछेगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन का है, मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी जनरेशन में होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन का है, तो फिफ्थ जनरेशन का है जो सुपर कंप्यूटर्स में यूज होता है। ठीक, अब देखो, एनियक, यूनिवैक और मार्क वन और एडवैक, ये जो चार हैं ये हैं पहली जनरेशन की। ठीक, पीडीपी जो 8 है आपका पहला मिनी कंप्यूटर है ना, वो आया तो एक्चुअल में दूसरी जनरेशन में। ठीक, लेकिन इसका वृहद यूज होना चालू हुआ किसमें, यानी पीसी का वृहद यूज होना चालू हुआ तीसरी जनरेशन में। ठीक, तो पीडीपी 8 जो था वो पहला मिनी कंप्यूटर था, याद रखना। पीडीपी 8 क्या है, पहला मिनी कंप्यूटर है। ठीक, फिर आईबीएम 360, ये आपका तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक, चौथी जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर्स का जनरेशन था, क्योंकि इस जनरेशन में क्या कंप्यूटर के व्यावसायिक उत्पादन की क्रियाएं प्रारंभ हुई। ठीक, और आईबीएम ने पीसी लाया, एप्पल ने पीसी लाया। पहला जो माइक्रो कंप्यूटर जिसका व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ वो था आपका कौन, एप्पल टू। ठीक, एप्पल टू आपका जो व्यावसायिक उत्पादन हेतु पहला कंप्यूटर था। ठीक, फिर
चौथे फिफ्थ जनरेशन में आईबीएम के नोटबुक्स आए, सुपर कंप्यूटर्स आए, क्रे आपका K1S, ये पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, फिर अगर उपयोग के आधार पर देखें तो प्रथम जो जनरेशन था वो वैज्ञानिक अनुसंधान व रक्षा के लिए था। ठीक, यानी जो पहले जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज होते थे वो वैज्ञानिक अनुसंधान व रक्षा के लिए यूज होते थे, और जबकि दूसरे जो जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो व्यवसाय व उद्योगों में उपयोग होते थे। ठीक, तो जो दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए उनका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों, उद्योगों में किया जाता था। ठीक, यही ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह कार्य नहीं करते थे या व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं होते थे। ठीक, फिर जो थर्ड जनरेशन था उसमें कंप्यूटर का व्यक्तिगत प्रयोग चालू हुआ। ठीक, यानी ऐसे कंप्यूटर्स बनने लगे, है ना, जिनका आप व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो तृतीय जनरेशन में व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रयोग प्रारंभ हुआ कंप्यूटर का। ठीक, फिर जो चौथी जनरेशन है, जब देखो क्या होता है, जब कोई भी चीज एक बार आती है ना, पहली बार आती है तो उसको पहली बार हाथों हाथ नहीं लिया जाता, देखा जाता है कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, तो फिर जब उसमें मनुष्य को मजा आने लगता है या उसमें उसका उसका वैल्यूज पता चलता है कि हाँ ये वर्थ इट है ना, तो वर्थ इट है तो फिर हम उसका क्या करते हैं और उसकी मांग बढ़ती है। ठीक, जब मांग बढ़ती है तो कंपनियां फिर उसका वृहद रूप में उत्पादन चालू करती हैं। ठीक, ऐसा ही था जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए तो लोगों में बहुत जोश था कि क्या, कि कंप्यूटर्स हम सामान्य लोग भी यूज कर सकते हैं और इसके बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, है ना, बेनिफिट्स हैं। तो जब तीसरी जनरेशन में व्यक्तिगत कंप्यूटर्स आए, पीसीज आई, तो चौथी जो जनरेशन है उसमें क्या व्यावसायिक उत्पादन चालू हो गया, किसका, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स का। ठीक, फिर फिफ्थ जनरेशन में आपके इन व्यावसायिक उत्पादन के बाद, अब तो व्यावसायिक उत्पादन चालू हो गए, अब जनरल यूज होना चालू हो गया कंप्यूटर्स का। ठीक, मनुष्य के सामान्य जीवन में अब उसका एंटरटेनमेंट, ठीक, इंटरनेट, ठीक, आपकी मेडिकल फील्ड, इन सब में भी क्या, इन कंप्यूटर्स का, देखो क्या होता है, कोई भी चीज एक बार आती है ना, फिर उसका विभिन्न क्षेत्रों में धीरे 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 प्रयोग होने लगता है। ठीक, वैसे ही जब कंप्यूटर्स आए तो मानव देखो ये कंप्यूटर्स जो है ना वो मानव की सबसे बड़ी खोज है। ठीक, इसके आधार पर वो पूरी विश्व को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक, आज आपके लिए एक वो छोटा सा कंप्यूटर है, लेकिन अगर उसको वृहद रूप में देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर्स का दौर जो चालू हो रहा है, जिसमें आप जो भविष्य की गणना है या भविष्य की जो चीजें हैं उसको पहले ही क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में। ठीक, तो क्या, जब व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ तो कंप्यूटर का विभिन्न फील्ड्स में उपयोग चालू हो गया, है ना, उसका एम्बेडेड कंप्यूटर्स आने लग गए, यानी आप जिस तरह के कंप्यूटर्स चाहते हैं उस तरह कंप्यूटर बनने लगे। जैसे आप अगर म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस तरह के कंप्यूटर्स के लिए अलग से क्या एम्बेडेड उसको उसी तरह से ढाला गया। ठीक, म्यूजिक स्टूडियोज के लिए। ठीक, अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए। ठीक, उस तरह के कंप्यूटर डेवलप किए गए। ठीक, मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर बेस्ड डायग्नोसिस होने लग गए, सीटी स्कैन होने लगे कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें आप 3D आकृति देख सकते थे शरीर के अंदर की। ठीक, तो इस तरह से जो कंप्यूटर का यूज है जो फिफ्थ जनरेशन में, वो बहुत ही वर्सेटैलिटी लेकर आया, है ना, बहुत ही क्या बोल सकते हैं जो यूज है इसके विभिन्न फील्ड्स में होने लगे, है ना। तो ये जो पांचवा जो दौर है रोबोटिक्स का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ठीक, आपको पूछता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का दौर कौन सा है, तो फिफ्थ जनरेशन रोबोटिक्स का दौर है। ठीक, यहां तक समझ में है। फिर फिर हम आगे देखते हैं। ठीक, तो देखिए इसके अलावा और क्या क्या था फिफ्थ जनरेशन इन जनरेशन्स में, है ना। तो जो आपकी पहली जनरेशन है उसमें एक चीज क्या था, माइनस था, कि क्या जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, ठीक, है ना, क्या होते थे,
वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, उनको ठंडा रखने के लिए किसका, बहुत सारे एयर कंडीशनर्स का प्रयोग होता था। ठीक, ये बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो जाते थे, और इन कंप्यूटर्स को अगर ठंडा रखना है तो इन कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए किसका यूज किया जाता था, बहुत सारे एयर कंडीशनर्स, एसीज का, जिससे क्या हो सके, कंप्यूटर ठंडा रह सके। ठीक, द्वितीय जनरेशन में के कंप्यूटर जो थे वो प्रिंट करने में सक्षम थे। तो आपको पूछेगा कि किस जनरेशन के कंप्यूटर प्रिंट करने में सक्षम थे, तो दूसरे जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो प्रिंट करने में सक्षम थे। ठीक, तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो पोर्टेबल थे। मैंने आपको बताया है कि तीसरे जनरेशन में पीसीज आने लग गए थे। ठीक, मिनी कंप्यूटर्स आने लग गए थे। तो तीसरी जनरेशन में जब मिनी कंप्यूटर्स और पीसीज का उद्भव चालू हुआ था, जब वो प्रारंभिक दौर में थे, तो पोर्टेबल होने लगे वो, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जिसको ले जाया जा सके उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, जब आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं, उनको पोर्टेबल होता है, वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक, फिर चौथी जो जनरेशन कंप्यूटर कंप्यूटर है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर्स का दौर था। ठीक, सस्ते थे और नेटवर्क का विकास हो चुका था, तो नेटवर्क से जुड़े रहते थे। तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रह सकते थे। ठीक, फिर जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स थे। ठीक, यानी आज देखिए इंटरनेट के दौर में आज हर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। आपके मोबाइल भी या स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही डिवाइस है, जो किससे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वो विश्व में कहीं से भी क्या किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। आज ऐसे ऐसे मैकेनिज्म और टूल्स आ गए हैं, ठीक, जहां आप एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को यूज कर सकते हैं। आज हैकिंग किस लिए होती है, हैकिंग इसीलिए होती है क्योंकि जो पूरे विश्व भर के कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किससे, किसके द्वारा कनेक्टेड है, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है। और जब चीजें इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हैं तो उसमें जो भी क्या हैकिंग करके वायरसेस घुसा के उसको इम्यून किया जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह ये कंप्यूटर्स को ऑपरेट किया जाता है, उसमें से डाटा चुराया जाता है। ठीक, तो अगर इसके फायदे हैं इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के, तो वही नुकसान भी है। ठीक, आज अगर आप मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो ये कैसे संभव है, ये सब इंटरनेट के माध्यम से संभव है। ठीक, आप इतने बड़े संचार जो उपग्रह हैं उनके माध्यम से संभव है, जिनके माध्यम से हर डिवाइस विश्व में कहीं पर भी हो वो कहाँ, पृथ्वी से कंट्रोल किया जा सकते हैं। ठीक है ना, तभी तो आप मंगल ग्रह पर उसे ऑपरेट कर पा रहे हैं, कंप्यूटर्स को चालू और बंद कर पा रहे हैं, है ना। तो जो पांचवा जो जनरेशन है वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का है। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको। फिर फिर देखते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो नैनो कंप्यूटर्स हैं। ठीक, नैनो कंप्यूटर्स, अभी नैनो कंप्यूटर्स अब होते क्या हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे रोबोटिक्स कंप्यूटर होते हैं, एकदम छोटे छोटे। ठीक, जो नैनो ट्यूब्स का प्रयोग करके, ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी नैनो, अब देखो ये होता क्या है, एक छोटा सा क्या है, मकड़ी है। ठीक, एक छोटा सा क्या है, मकड़ी है। ठीक, वो किस तरीके से कार्य करता है, वो क्या करता है, इधर उधर जाता है ना, इसको आप देख भी नहीं सकते, कहीं पर भी घुस सकता है। ठीक, अपने जाल बुनता है। ठीक, ठीक वैसे ही अब स्पाइन के लिए या विभिन्न तरह के क्या इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए या विभिन्न तरह के शोध के लिए क्या कंप्यूटर्स को, चूंकि माइक्रोचिप्स जो हैं अब छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, ये जो माइक्रोचिप्स का आविष्कार हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, चिप्स शब्द का ही अर्थ है जो पोटैटो चिप्स जो होते हैं आप जो खाते हैं, उन्हीं के आधार पर, क्योंकि चिप्स के आकार के होते हैं, जो माइक्रो चिप्स जो होते हैं वो चिप्स के आकार के होते हैं, इसीलिए इसको चिप्स कहा गया, माइक्रो प्रोसेसर्स को। ठीक, तो ये चिप्स के आकार के होते हैं। ठीक, धीरे धीरे इनका साइज बहुत ही छोटा होता गया, और इन छोटे चिप्स को कहीं पर भी आप फिट कर सकते हैं। इवन आज ह्यूमन बॉडी में भी इंजेक्ट किया जा सकता है छोटा छोटा चिप्स। ठीक, मैं आगे बताऊंगा कि डीएनए कंप्यूटिंग जो होती है वो इसी पर आधारित है।
ठीक, कि डीएनए प्रोटीन्स के आधार पर, ये आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि प्रोटीन से आपके छोटे छोटे डिवाइसेस यानी चिप्स बनाने चालू हो गए, जो एक सामान्य कंप्यूटर की तरह कार्य करते हैं, और ये स्पेशल पर्पस होते हैं, यानी विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक, तो जो माइक्रोचिप्स होते हैं इतने छोटे हो गए कि आप छोटे से रोबोटिक्स क्या मकड़ी में इसे फिट कर सकते हैं। ठीक, स्पाइडर में फिट कर सकते हैं, और कहीं पर भी उसका स्पाइन के लिए यूज कर सकते हैं। आज आप ड्रोन्स देखते हैं, ठीक, ड्रोन्स ऑपरेटेड होते हैं। ठीक, ड्रोन्स कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक, यहाँ पर भी प्लेट्स लगे होंगे, ऐसे से फैंस होंगे, है ना। तो अब ये ड्रोन्स जो देखते हैं, ये भी किसके उदाहरण है? नैनो टेक्नोलॉजी के ही उदाहरण, क्योंकि एक छोटी सी जगह पर क्या, एक छोटी सी जगह पर किसको कनेक्ट कर दिया गया है? कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया है, असेंबल कर दिया गया है। ठीक, तो असेंबल कर दिया गया है जिससे आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ों को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो माइक्रो जो चिप्स हैं, उनका योगदान काफ़ी बड़ा है कंप्यूटर के विकास में। ठीक, अब जो क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है? क्वांटम कंप्यूटर्स भविष्य की तकनीक है, याद रखना। ठीक, कंप्यूटर, ये क्वांटम कंप्यूटर्स एक्चुअली क्या होते हैं? देखिए, हर विद्युत किरण में, है ना, हर विद्युत किरण में छोटे छोटे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसके चारों ओर सराउंड करते रहते हैं। ठीक, क्या करते रहते हैं? सराउंड करते रहते हैं, जिसके कारण ही उसमें क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। ठीक, इन्हीं जो छोटे छोटे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इनकी इनको हम जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और जिस दिन ये इस पर पूरा नियंत्रण हमको आ गया, ठीक, उस दिन हम क्या कर सकते हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, आपने मार्वल की मूवीज देखी होंगी, ठीक, जिसमें आप ब्लैक पैंथर देखते हैं, ठीक, आप आयरन मैन देखते हैं। ठीक, ये सब यूज किसका करते हैं? ये क्वांटम कंप्यूटर्स या नैनो टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। और ये क्वांटम कंप्यूटर्स सेल्फ क्या डेवलपमेंट में सक्षम होते हैं। ये अपने आप कोई भी आकृति ले सकते हैं। ठीक, नैनो बोट्स होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो ये नैनो जो बोट्स होते हैं, वो कोई भी आकार अपने आप तुरंत ले सकते हैं। ठीक, सेल्फ हीलिंग में सक्षम होते हैं। ठीक, तो यही जो दौर है, यह है क्वांटम कंप्यूटर्स का। ठीक, और इसकी जो गणना होती है क्वांटम कंप्यूटर्स की, वो क्यूबिट में होती है, क्वांटम बीट। ठीक, तो जो गणना होती है क्वांटम कंप्यूटर्स की, वो होती है क्यूबिट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं अभी एक चीज आपको समझा रहा था कि डीएनए कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एक बायो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक, तो डीएनए का ये जो बायो कंप्यूटर्स जिनको कहा जाता है, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन से क्या बनाया जाता है? एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है, एक छोटे चिप्स बनाए जाते हैं, जिसे मानव शरीर में इजेक्ट किया जाता है, और इजेक्ट करके वो आपके डीएनए में जाकर, ठीक, या आपके शरीर में जाकर विभिन्न प्रकार के रोगों को पता लगाकर क्या कर देते हैं? उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो डीएनए कंप्यूटर्स किसके लिए हैं? एक तरह के बायो कंप्यूटर्स हैं, मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। ठीक, केमिकल कंप्यूटर्स, केमिकल कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि विभिन्न टाइप के जो केमिकल्स होते हैं, उनको एक ट्यूब्स में भरकर या एक 3D मोल्डेड आकृति में भरकर क्या किया जाता है? उनके जो रासायनिक गुण धर्म है ना, जो उनका उनका क्या बोल सकते हैं, सांद्रता है, उसका यूज करके हम उनका क्या विभिन्न प्रकार के कार्यों में यूज कर सकते हैं। जैसे एक आपका स्टारफिश है, ठीक, ऐसे स्टारफिश, तो सामान्य स्टारफिश कैसे काम करेगी? ठीक, जैसे क्या करती है? इसको आगे पीछे करती है अपने पल्स को या फिन्स को। ठीक, उस फिन्स को आगे पीछे करने से वो क्या कर सकती है? तैरने लगती है। ठीक, लेकिन अगर इसी जो स्टार फिश है, उसको क्या कंप्यूटर्स के रूप में डेवलप किया जाए, तो उसमें क्या करने होंगे? इसमें हमको इन अलग अलग फिन्स में क्या रसायन भरने होंगे। ठीक, जो किसी एक छोटे से चिप के माध्यम से क्या करने लगेंगे? एक फिन की तरह काम करने लगेंगे, इन्हें संकुचित होंगे, फिर फैलेंगे। ठीक,
तो इस जब संकुचन और फैलाव की वजह से क्या होगा, फ्लो क्रिएट होगा और उससे ये क्या होने लगेंगे, चलने लगेंगे। ठीक, तो इन इसमें छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स में क्या होता है, जो 3D ट्यूब्स होते हैं इनमें रसायनों को भर दिया जाता है और इनके रासायनिक गुणधर्मों का प्रयोग करके क्या हम कंप्यूटर्स या नैनोबोर्ड्स को ऑपरेट करते हैं। ठीक, यही केमिकल कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोग को क्या? इसमें से क्वेश्चन मैं आपको सब बताऊंगा। ये अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो चुपचाप पढ़ते जाओ। मैं क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करते जा रहा हूँ। ठीक, जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको हर परिस्थिति के लिए रेडी कर रहा हूँ। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखिए इस लेवल के क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे अभी आपके मंडे शिक्षक के एग्जाम में। ठीक, इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, फिर भी अगर आपको इधर उधर से घुमा के पूछ भी देता है तब आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, मेरा कहना ये है ना। ठीक, तो ये क्या थे, कंप्यूटर की विकास की पीढ़ियां थी। ठीक, आगे हम देखते हैं कार्यप्रणाली के आधार पर हम कंप्यूटर्स को दो श्रेणियों में बांटते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक, मेनली ये दो टाइप की कंप्यूटर्स होते हैं। इनके क्या वर्किंग टेक्निक जो होती है, ठीक, या इनकी की जो कार्य पद्धति होती है उसके आधार पर हम दो टाइप के कंप्यूटर्स यूज करते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक, और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर्स। हाँ, एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक, तो देखो एनालॉग कंप्यूटर्स होते क्या हैं, आपने घड़ी देखा होगा। ठीक, क्या देखा होगा, हैंड वॉच देखा होगा। ठीक, ये घड़ी क्या है, मैकेनिज्म पर आधारित है ना, जो क्या करती है, भौतिक मात्राओं को माप कर उसके परिमाप को क्या करती है, अंकों में व्यक्त करती है। ठीक, आप थर्मोमीटर देखे होंगे, थर्मोमीटर देखे हैं आपने, थर्मामीटर कुछ कैसे होते हैं। ठीक, एक ट्यूब होती है, एक पतली सी नली होती है, उस पतली सी नली में क्या होते हैं, पारे भरे होते हैं। ठीक, पारा जो भरा होता है उस पतली सी नली में, तो जब आप उसको क्या किसी टेम्परेचर में लाते हैं तो टेम्परेचर में लाने से क्या होता है, पारा क्या होता है, अपनी स्थिति बदलने लगता है। ठीक, और उस पारे की अपनी स्थिति बदलने से है ना, उसकी तुलना हम यहाँ पर जो नंबर्स लिखे होते हैं उससे करते हैं। ठीक, तो उस पारे की जो स्थिति परिवर्तन है उसकी तुलना हम क्या डिजिट से कर कर उसको मापते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक, तो इस तरह से जो भौतिक मात्रकों का उपयोग करके क्या, भौतिक मात्रकों का उपयोग करके किसी चीज की गणना करना, ठीक, मैकेनिकल गणना करना क्या कहलाता है, आपका एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाता है। ठीक, अभी गणनाएं तीन टाइप की होती है। देखिए ताप, ठीक, भौतिक मात्रक कौन कौन से होते हैं, ताप, दाब और क्या होती हैं, लंबाई। ठीक, तो ताप, किसी भी चीज की ताप की गणना करने के लिए हम थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं। ठीक, किसी चीज की दाब की गणना करने के लिए यानी प्रेशर की गणना करने के लिए क्या मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, अगर हमको दूरी की गणना करनी है या लेंथ की गणना करती है, ठीक, तो हम मीटर्स का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ताप, दाब, इन सब की गणनाओं को क्या भौतिक मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक, जैसे थर्मामीटर कैसे कार्य करता है, ठीक, ताप की गणना करने के लिए पारद संबंधी प्रसार की तुलना करके शरीर के तापमान को बताता है। ठीक, ये थर्मामीटर वर्क करता है। ठीक, पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल पंप में आपके जो नोजल्स होते हैं उसमें से आपके पेट्रोल डालता है ना, जिसमें यहाँ पर जो मैकेनिज्म कार्य करता है ना, वो डिजिटल नहीं होता है, वो कैसा होता है, मैकेनिकल होता है। ठीक, तो जो मैकेनिकल आधार पर गणनाएं करे है ना और भौतिक मात्रा के रूप में हमको व्यक्त कर दे, वो क्या कहते हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक, पहले क्या होते थे, ऐसे ऐसे करके राउंडेड क्या होते थे,
भौतिक मात्रकों को व्यक्त करने के लिए स्क्रीन्स होती हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा रहता था। ठीक, जैसे आपका स्पीडोमीटर है। ठीक, पहले के जो बाइक्स होते थे या टू व्हीलर्स होते थे, ठीक, उनमें जो डिस्प्ले मैकेनिज्म था वो कैसा था, इसी पर आधारित था कि जैसे ही आपके जितना क्या करता था, टायर एक सर्कल पूरा करता था, उस आधार पर इधर है ना ये चक्री लगी होती थी, और ये किससे कनेक्ट होती है, आपके डिस्प्ले यूनिट से कनेक्ट होती है, और जितने बार भी घूमता है उतने बार ये 1 2 3 4 भी अपना स्थान बदलते जाता है। ठीक, फिर इसी आधार पर आपको बताता है कि आपने कितने किलोमीटर्स का सफर कर लिया था। ठीक, तो एक ऐसा उदाहरण, कैसे कंप्यूटर्स का उदाहरण, डिजिटल कंप्यूटर सॉरी एनालॉग कंप्यूटर्स का उदाहरण, जिसमें मैकेनिकल रूप से है ना, यांत्रिकी रूप से क्या गणनाएं की जाती हैं। ठीक, समझ में आया। तो मैकेनिकल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक, ठीक, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिकतर उपयोग किया जाता है इनका, है ना। अब देखते हैं दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक, डिजिटल जो कंप्यूटर है, ठीक, वो अंकों की गणना करता है और डाटा, जैसे आप वर्तमान में जो सॉफ्ट पीसी यूज करते हैं, ठीक, ये एक पीसी है। ठीक, ये क्या करता है, जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होता है उसको किसको, 0 और 1 के बाइनरी फॉर्म में तब्दील कर देता है। ठीक, क्या 0 और 1 के बाइनरी फॉर्म में तब्दील कर देता है। और कैसे, ये डेटा और इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दे रहा है। कैसे माध्यम दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक, तो इस डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो 0 और 1 के बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर में इंजेक्ट कर देता है, और आपको उसी रूप में आपको डाटा भी दिखाता है। ठीक, जैसे आपने कीबोर्ड पर एटनोसॉफ्ट लिखा, ठीक, एटनोसॉफ्ट लिखा, ठीक, तो ये इसको 0 और 1 पर कन्वर्ट करके, है ना, अभी कैसे सिग्नल्स भेजेगा कंप्यूटर को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजेगा। कैसे सिग्नल भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजेगा, और इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंप्यूटर कैच करके आपको क्या कर देगा, डाटा डिस्प्ले पर शो कर देगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या 0 और 1 के बाइनरी फॉर्म में जो डाटा हमें जिस तरह से प्रोसेसिंग होता है वो क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक, अब देखो, डिजिटल प्लस एनालॉग, ठीक, इन दोनों के मिश्रण से जो कंप्यूटर बनता है उसे बोलते हैं हाइब्रिड। संकर समझते हो, संकर मीन्स होता है जो दो या विभिन्न तरह की चीजों को जो मिलाकर एक नई जाति, नई वस्तु का जन्म होता है, उसे संकर बोलते हैं, इसीलिए संकरित बोलते हैं। हाइब्रिड मीन्स संकरित कंप्यूटर्स। ठीक, ये विभिन्न प्रकार के गुणधर्म इनमें होते हैं। ठीक, यानी इसमें डिजिटल गुणधर्म भी होंगे और एनालॉग के गुणधर्म भी होंगे। एनालॉग कैसी, मैकेनिकल गणनाएं करता है, डिजिटल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक गणनाएं करता है, इलेक्ट्रॉनिक आधार पर। ठीक, तो इन दोनों चीजों के गुणधर्म जिस तरह के कंप्यूटर्स में होंगे उसे क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहेंगे। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक आधार पर गणना करते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो मैकेनिकल आधार पर गणना करते हैं। इन दोनों के गुणधर्म जिस एक कंप्यूटर में हम शामिल कर देंगे उसे संकरित या हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहेंगे। ठीक, जिसमें जो डाटा है वो इनपुट लेता है इन एनालॉग के माध्यम से, डाटा का इनपुटिंग होगा एनालॉग के माध्यम से। ठीक, और एनालॉग के माध्यम से इनपुट होकर वो आउटपुट जो होगा वो कैसा होगा, डिजिटल फॉर्म में। ठीक, जैसे आपके आजकल के वर्तमान थर्मोमीटर्स आप देखते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर लेते हैं, और जो टेम्परेचर है वो आपको डिजिटल फॉर्म में क्या होता है, दिखता है ना, एक छोटी सी डिस्प्ले यूनिट पर। ठीक, क्या होता है, एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले यूनिट पर आपको दिखने लगता है। ठीक, इसी के अलावा जैसे आप वो देखते हैं ब्लड प्रेशर मशीन। ब्लड प्रेशर मशीन कैसे होती थी, पहले एक पंप होता था, उस पर आप पंप करते जाते थे, वो जो पट्टी लगी होती थी वो फूलती जाती थी, और उस पर एयर प्रेशर के थ्रू आपका क्या नापा जाता था, ब्लड प्रेशर नापा जाता था, बीपी नापा जाता था। लेकिन आजकल कैसा है कि आप एक
इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ करते हैं जो बैटरी से ऑपरेटेड होती हैं। वो अपने आप क्या होती है, उसको एयर प्रेशर से फुला देती है इस पट्टी को, और उसमें से फिर बीपी मेज़र करके, यानी यहाँ पर देखो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है कि बीपी मेज़र तो मैकेनिकल फॉर्म में हो रहा है, जैसे पट्टी तो फूल ही रही है ना, तो ये मैकेनिकल माध्यम हुआ। अब वो जो स्ट्रिप जो लगा होता था वो फूलने लगती हैं, और उसमें से बीपी मेजर करके आपको डिजिटल माध्यम से उस एनालॉग को इनपुट करके, एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट करके, ठीक, आपको डिजिटल माध्यम में एक छोटी सी डिस्प्ले में आपको क्या बता देती है, आपकी बीपी बता देती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आया एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर में अंतर समझ में आ गया आप लोग को? ठीक, फिर अब देखते हैं, ठीक, आकार के व क्षमता के आधार पर कंप्यूटर, है ना, अभी ओवरव्यू भी देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेलिंग से पढ़ेंगे कि आकार व क्षमता के आधार पर हम कंप्यूटर्स को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक, जिनमें जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक, जिसे हम पीसी या व्यक्तिगत कंप्यूटर भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, क्यों इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जब इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, अब पर्सनल कंप्यूटर, वर्तमान के जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो चार्ल्स बैबेज की ही देन है। ठीक, याद रखना। ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक, मैक्रो नहीं ना, माइक्रो, MICRO, माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर्स को हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, palm टॉप और टैबलेट के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, मुख्यतः डेस्कटॉप, लैपटॉप और palm टॉप, palm टॉप का ही एक रूप है टैबलेट और या पीडीए। ठीक, ठीक, तो देखिए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में डेस्क मीन्स आपको पता ही है, एक टेबल या डेस्क के रूप में, डेस्क में जिसे रख कर यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे, है ना, कि एक डेस्क होती थी, इस डेस्क के ऊपर आप क्या रखते थे, उस कंप्यूटर्स को रखते थे, है ना, और एक बड़ा सा बल्कि पीसी होता था, सीपीयू होता था। ठीक, एक यूपीएस होता था। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, डेस्कटॉप है ये। ठीक, फिर है लैप, लैपटॉप, लैप का अर्थ होता है गोद। ठीक, तो जिसे गोद में रख के यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लैपटॉप यूज बोलते हैं। क्योंकि जो लैपटॉप्स होते हैं, क्या होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोल्डेबल होते हैं। क्या होते हैं, फोल्डेबल, एक नोटबुक की तरह। ठीक, नोटबुक मीन्स कॉपी होता है ना, जिसको नोटबुक बोलते हैं। ठीक, जिसमें नोट किया जाता है, तो उस नोटबुक की तरह वो क्या कर सकते हैं, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नोटबुक बोला जाता है। ठीक, तो लैपटॉप को ही क्या बोला जाता है, नोटबुक बोला जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आपको? फिर तीसरा जो प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर्स का, वह है पाम टॉप। पाम मीन्स होता है हथेली। ठीक, ये हाथ, तो जिसे हाथ में रख के यूज किया जाता है, जिसको हाथ के ऊपर रख के, TOP में टॉप। ठीक, तो टॉप जिसे हाथ के ऊपर रख कर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं पाम टॉप। तो पाम टॉप कैसे होते थे, एक इस तरह के पाम टॉप डिवाइस होते थे, एक बटन्स होता था इसमें, इधर बटन्स होते थे। ठीक, ऐसे एक यहाँ पर बटन्स होते थे, कीबोर्ड्स होते थे, छोटे छोटे बटन्स होते थे। ठीक, और यहाँ पर एक स्क्रीन होती थी। ठीक, एक स्क्रीन होती थी। ठीक, तो इसको, ये पहला स्वरूप था पॉम टॉप का। ठीक, मैं आपको इस अभी इमेजेस के माध्यम में बताऊंगा कि पॉम टॉप कैसे होते थे। ठीक, फिर इसके आगे के जनरेशन आए, है ना, इसको पीडीए भी बोलते हैं ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीडीए, इसका एब्रीविएशन करिए, तो पीडीए का एब्रीविएशन क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक, तो इसी का ही एडवांस स्वरूप है आपका टैबलेट। ठीक, टैबलेट क्या होते हैं, एक इस तरह के, अब ये टैबलेट शब्द से ही स्पष्ट है। ठीक, टैबलेट किसको बोलते हैं, एक स्लेट की तरह डिवाइस, है ना, जिस पर आप क्या कर सकते हैं,
गणनाएं कर सकते हैं, है ना, या अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो कर सकते हैं। ठीक, एक टैबलेट की तरह होता है, इसलिए इसको टैबलेट बोलते हैं। ठीक, खाने वाला टैबलेट नहीं ना, टेबल, टेबल से बना है टैबलेट। ठीक, एक टैबलेट की तरह होता है। ठीक, तो ये टैबलेट जो है ना, इसमें क्या होता है, एक पेन या स्टाइलस होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक स्टाइलस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक, तो एक स्टाइलस के माध्यम से, एक पेन के माध्यम से इस कंप्यूटर स्क्रीन पर टच के द्वारा इनपुट किया जाता है और वो आपको उसी स्क्रीन पर ही आउटपुट शो करता है। यहाँ पर जो टच स्क्रीन है ना, या जो स्टाइलस है वो इनपुट डिवाइस हुआ, और आपकी जो डिस्प्ले यूनिट है जो उस टच स्क्रीन के पीछे लगी हुई एलसीडी यूनिट जो है ना, वो क्या हो गई, आपकी आउटपुट यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट का माध्यम लगभग एक ही है ना। इसे हैंड हेल्ड भी कंप्यूटर कहा जाता है, याद रखना। पीडीए को या मोबाइल को या टैबलेट को, जो भी पाम टॉप होते हैं जिनको हाथ से चलाया जाता है, वो हैंड हेल्ड होते हैं। हैंड हेल्ड अभी शब्द से स्पष्ट है। हैंड हेल्ड में जिनको हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उनको हैंड हेल्ड बोलते हैं। ठीक, तो पाम टॉप तीन टाइप के हो सकते हैं, टैबलेट पीडीए के रूप में, या स्मार्टफोन। आपके जो वर्तमान स्मार्टफोन्स होते हैं, है ना, वो किस तरह के डिवाइसेस हैं, एक तरह के पाम टॉप डिवाइस हैं, जिसमें आप क्या, जिसको आप हाथ में पकड़कर जितने भी प्रकार की कंप्यूटर में जो क्रियाएं होती हैं वो सब आप किस में कर सकते हैं, स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। देखते हैं ना, पहले क्या होता था, एक कीबोर्ड वाला मोबाइल होता था। ठीक, नॉर्मल सा मोबाइल होता था, उसमें हम क्या कर सकते थे, केवल कॉल कर सकते थे। ठीक, केवल क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, मैसेजेस कर सकते थे। लेकिन फिर जब जनरेशन आगे विकसित हो गई, तो उस कंप्यूटर स्क्रीन को एक छोटे से स्मार्टफोन में क्या किया गया, एम्बेड किया गया, है ना, असेंबल किया गया। ठीक, तो इस छोटे से स्क्रीन में असेंबल किया गया, फिर इसको एक टच क्या स्क्रीन इसके ऊपर चढ़ाई गई, और इसमें टच के माध्यम से आप क्या कर सकते थे, इसको ऑपरेट कर सकते थे, है ना। और इसमें आप कीबोर्ड की जगह क्या करते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, जो स्क्रीन पर ही आपको प्रदर्शित होती है ना। और वर्चुअल कीबोर्ड के यूज़ से आप जो भी क्रियाएं, जैसे टाइपिंग हो गया, मेलिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, ठीक, इंटरनेट का यूज़ होगा, एक छोटे से स्मार्टफोन में ही आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक, ये एक तरह के माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं, है ना। तो समझ में आया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और टैबलेट, इनमें डिफरेंस क्या है ना। अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर है, इसीलिए ही इसको पीसी कहा जाता है, याद रखना। ठीक, माइक्रो जो आपको पूछेगा कि माइक्रो कंप्यूटर किस तरह के डिवाइस हैं, तो एक पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस है, जिसको क्या, एक यूजर के द्वारा एक ही बार में, एक समय में, एक ही बार में, एक कंप्यूटर नहीं, एक समय में केवल एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता है। किसको, आपके पीसीस को। ठीक, अब पीसीस का विकास कैसे संभव हुआ, इंटेल की 80, सबसे पहला जो चिप था, माइक्रो चिप था, इंटेल 4004 था, है ना। ये माइक्रो प्रोसेसर जो चिप था वो इंटेल 4004 था। फिर इंटेल का 8088 चिप आया। ठीक, जिससे पीसी, जिससे जो कंप्यूटर जो बने उसे बोला गया पीसी एक्सटी। ये जिस कंप्यूटर में लगता था इंटेल का 8088 चिप, है ना, ये जिस कंप्यूटर में लगते थे उन कंप्यूटर्स को बोलते थे पीसी एक्सटी। ठीक, यानी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक, फिर नए चिप्स आए, इंटेल 80286। ठीक, इस ये जो चिप्स जिस कंप्यूटर में लगते थे उसको बोलते थे पीसी 80। पीसी 80 का अर्थ होता था एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक, तो एक्सटी मीन्स एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, और 80 मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक, तो 8088 चिप जो जिसमें लगते थे उसको बोलते थे एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, और 80286 जिसमें लगते थे उसको बोलते थे आप एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया क्या है ना। फिर है वर्क स्टेशन। ठीक, वर्क स्टेशन जो होते हैं पीसी के ही टाइप होते हैं। ठीक, लेकिन उनसे कार्य क्षमता में थोड़े ज्यादा होते हैं। वर्क स्टेशन का यूज ऐसे होता है, देखिए, जिसमें अलग अलग डिस्प्ले होते हैं। ठीक, और इन अलग अलग डिस्प्ले जो होते हैं एक ही पीसी से कनेक्ट होते हैं, एक ही पीसी से कनेक्ट होंगे। और जैसे
ये अधिकतर ना ये वर्क स्टेशन यूज किए जाते हैं बड़े ग्राफिकल यूज वाली चीज़ों को या सॉफ्टवेयर्स को प्ले करने के लिए। जैसे आप गेमिंग हो गया, गेमिंग के लिए वर्क स्टेशंस का प्रयोग किया जाता है जो बहुत बड़े डिस्प्ले और भंडारण क्षमता होते हैं। अब भंडारण क्षमता ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इनके ग्राफिक्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल ग्राफिक्स होते हैं। ठीक, 4K ग्राफिक्स से 8K ग्राफिक्स होते हैं जिनको समान पीसी में चलाया नहीं जा सकता क्योंकि इनमें बड़े ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है। याद रखना कि आपके कंप्यूटर्स में बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, कार्ड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ठीक, जो उस चीज़ों को, स्पेशली उन चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए ऑपरेट होते हैं। जैसे साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हुआ। ग्राफिक्स कार्ड आप जितना ज़्यादा आप बड़ा आपका 1 GB 2 GB है ना का ग्राफिक्स कार्ड होगा, जितना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड होगा वो क्या होगा, उस ग्राफिक्स जो है उतने स्मूथली रनिंग करेंगे। ठीक, ये जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं ना, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, ठीक, ये हार्डवेयर होते हैं छोटे छोटे और उसी का सॉफ्टवेयर फॉर्म ड्राइवर्स कहलाता है। ठीक, तो इन जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं हार्डवेयर होते हैं माइक्रोचिप की तरह, ये स्पेशली उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का होता है। जैसे वीडियो कार्ड है ना, या वीडियो कार्ड, ये क्या होता है, वीडियो को स्मूथली रन के लिए होता है। साउंड कार्ड साउंड को स्मूथली रन करने के लिए होता है। ठीक, ग्राफिक्स कार्ड किसको रन करने के लिए होता है, जो बहुत सारे कंप्यूटर जो जो चलचित्र होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, ठीक, उनको बहुत ही स्मूथली रन करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ होता है। जितना ज़्यादा ग्राफिक्स होगा, जितना उच्च क्वालिटी का ग्राफिक्स होगा, ठीक, उतना ही अधिक आपको ग्राफिक कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या, बड़े कंप्यूटर्स की और बड़ी डिस्प्ले वाले कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। ठीक, तो वर्क स्टेशन अधिकतर गेमिंग के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक, इंजीनियरिंग्स के लिए या बहुत बड़े कार्यों के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं कोई इमेज दिखाते बनता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, ये देखो मेन फ्रेम कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें बड़े डिस्प्ले होते हैं और बड़े सीपीयू होते हैं। ठीक, आईबीएम का 2890, हिताचीज 2800, ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ठीक, ये देखिए, ठीक, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स, ये आपके साइज के और स्पीड के आधार पर बढ़ते क्रम में इनको शो किए गए। ठीक, तो कल आगे और देखेंगे मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, इन सब के बारे में। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल उसी समय पर 9 बजे। ठीक, कुछ समय में हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे। ठीक, उसको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत।